गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभिषेक, ललित, गुंजन, जुबेर, नीरज, एवरीवन। एक्चुअली कुछ टेक्निकली एरर थी और क्लास लाइव नहीं हो रही थी, कुछ देर हो गई आज क्लास में। तो होपफुली अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आप लोगों के पास, सब कुछ बेहतर और क्लियर है अगर एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें। और चलिए भाई, हम लोगों ने शेयर बाजार के बारे में डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बैंकिंग के बारे में समझाऊंगा। बैंक्स के बारे में जो भी जो इंफॉर्मेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमें करनी होंगी। हर एक चीज जो एग्जाम में आ सकती है उसको करना ही है, मिस नहीं करना। मुश्किल हो सकती है कोई चीज, आपको लग सकता है कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन तब भी आपको उस काम को करना है, मिस नहीं करना। चलिए पहले मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा, सारी चीजें को सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बैंकिंग में आपको क्या क्या याद कर, हमारा जो चैप्टर रहेगा दैट इज बैंकिंग सिस्टम। हम बैंकिंग के बारे में बात करें। एक बार सभी लोग यस कह दें भाई। शेयर बाजार के बाद बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। देखो, बैंक्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। बीएससी 200, एनएससी 200, ये सारा समझा दो। नहीं भाई, ये सब नहीं करना अन्वेष, इससे आपको बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये सब कुछ करना ही नहीं, जो पॉसिबल नहीं, जो एग्जाम में आना नहीं, उसको छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा इसमें कौन कौन सी कंपनी, बीएससी 200 का मतलब 200 कंपनियों वाला। अब 200 कंपनीज के नाम आपको मेंशन नहीं करना है। अब मेरी बात को समझिएगा भाई सोनू, जल्दी ही करेंगे कोशिश, क्योंकि भाई हमें बेहतर चीजें कवर करनी है तो टाइम लगेगा। देखो, बैंक्स में आप जानते हो कि सर जनरली तौर पर एक बैंक का काम क्या होता है, मुझे ये बताना। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले समझिएगा, बाद में लिखिएगा, और जो डाउट है वो प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल सीधा सा पूछूं कि जनरली तौर पर हम ये डिफाइन करते हैं कि बैंक क्या होगा, और जो बैंक नहीं होगा यानी जो बैंक की तरह काम नहीं करेगा उसको क्या कहें। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप हिंदी या इंग्लिश में बैंक कहते हो, तो बैंक कहने के लिए मुख्य तौर पर आपको याद करना है कि दो और तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे जमा को स्वीकार कर, जो हमारे जमा को स्वीकार करता हो, यानी कि एक्सेप्ट करता हो डिपॉजिट। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो जमा स्वीकार करता हो, और दूसरा हमें लोन और एडवांस प्रोवाइड करता हो, यानी उधार देता हो, एंड एडवांस। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जो पैसे को जमा करे और हमें ऋण और एडवांस, यानी अग्रिम कहते हैं एडवांस को, ये प्रदान करे। क्लियर है बात यहां तक? उससे ही पूछेगा भाई, ठीक है। तो आपने कहा सर जो जमा भी करे और हमें लोन और एडवांस प्रोवाइड करे और इस पैसे की वजह से क्रेडिट क्रिएशन करे, और यहां पर क्रेडिट क्रिएशन यानी कि साख सर्जन करे, इस इंस्टीट्यूशन को ही हम बैंक कहते हैं। साख सर्जन क्या होता है देखो, क्योंकि जब हम कोई भी पैसा बैंक में जमा करते, तो याद रखना कि वो पैसा सिर्फ बैंक में जमा नहीं होता है, वो पैसा किसी और को लोन के रूप में बैंक दे देता है। तो देखो, उस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से, बैंक वालों को उस इनकम पे फायदा होगा, लोन देने पे ब्याज मिलेगा। और जो लोन लेगा वो क्या करेगा, जो बैंक से उस पैसे को लोन लेगा सर, वो उस पैसे को किसी बिजनेस में लगाएगा, कारोबार में लगाएगा, कोई घर बनाएगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई बिजनेस करेगा। वो कहीं भी उस पैसे को यूज करेगा, और यूज करेगा तो दूसरे लोगों की इनकम बनेगी। एक इंसान लोन लेके खर्च करेगा, दूसरे इंसान की इनकम बनेगी, फिर उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो आगे खर्च करेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, फिर उसकी इनकम। ये लगातार पैसा जो होगा, एक की इनकम और एक का खर्चा बनता है, ये चलता रहेगा। और जब जब लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी लोगों की। तो इसे कहते हैं साख सर्जन करना, यानी क्रेडिट क्रिएशन, मार्केट में पैसे को लेकर आना। अब याद रखना है कि जमा करना, लोन देना और क्रेडिट क्रिएट करना, ये मुख्य तौर पर बैंक के तीन काम होते। अब इसीलिए याद रखना, जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बैंक की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको बोलते हैं एनबीएफसी या एनबीएफआई। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एनबीएफसी भी बोलते हैं और एनबीएफआई का मतलब है
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो बैंक नहीं है उनको एनबीएफआई कहते हैं, या फिर उनको हम एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझना आप मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुथूट क्या है, आपको लगेगा सर मुथूट एक कंपनी है जो लोगों को लोन देती है। हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मुथूट गोल्ड लोन देता है, मणप्परम कंपनी है, या ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक साइक्लिकल प्रोसेस हो गया, बिल्कुल ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। लोग लोन लेते हैं, पैसे की इनकम बढ़ती है, फिर लोगों की इनकम ही बैंक में जमा होती है। यही एक साइक्लिंग प्रोसेस होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि मुथूट क्या है, अब मुथूट क्योंकि बैंक नहीं है, वो जमा नहीं कर सकता पैसे को, वो लोन प्रोवाइड करता है। या मैं कहूँ रिलायंस कैपिटल के नाम से एक कंपनी है, वो क्या है, आप कहोगे सारी कंपनी एनबीएफसीज होंगी। इनके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इस बात को समझ। अब एक सवाल ये पूछता है एग्जाम में कि एक बैंक जो है उसकी इनकम का मेजर सोर्स क्या होता है, बैंक की आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है, बैंक आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है। बैंक जितने भी पैसे का लेन देन करता है, जो भी डिस्काउंट्स वगैरह करता है, उसमें मेजर सोर्स ऑफ बैंक इनकम क्या होगा। तो देखो याद रखिएगा, बैंक की इनकम का सबसे मुख्य स्रोत जो होता है वो हमेशा बैंक में जो लोन पर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन देने पर जो बैंक को ब्याज मिलता है, वही उसकी इनकम का सबसे मुख्य स्रोत हो। और एक और सवाल ये बनता है कि बैंक जो होते हैं हमारे देश में, वो दो कानून के तहत मुख्यतः काम करते हैं। मैं सारी बात बताऊंगा, देखो ये पहला पेज है, और मैंने कहा ना, मैंने कहा 3 से 4 क्लास लगेंगी, 3 क्लास तो लगेंगी कम से कम। तो इसीलिए एक एक बात बताऊंगा, बैंक कैसे बनता है, बैंक क्या काम करता है। अभी जो मैं कह रहा हूं समझो, बैंक लोन देकर जो ब्याज कमाता है वो सबसे इनकम। और बैंक में मुख्य तौर पर याद रखना, जो मेजर एक्ट काम करते हैं, जो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, बैंक में दो कानूनों को बड़ा जबरदस्त याद रखना। सर एक कानून का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। बैंक में जो भी काम होगा वो इस कानून के हिसाब से होगा। और दूसरे कानून का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये सवाल अलग से पूछा गया हमारे पास, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष में लाया गया। तो आप जानते हैं जब हम कोई भी वर्ष मेंशन करते हैं किसी के नाम के आगे, इसका मतलब वो उस वर्ष में लाया गया। तो क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको ये बताया, क्रेडिट कहते हैं साख को, मनी के फ्लो को कहते हैं। एक इंसान बैंक में जमा करता है, दूसरा लोन लेता है, तीसरा फिर उसको खर्च करता है, किसी और के पास जाता है पैसा, वो खर्च करता है, किसी और के पास जाता है। इसको क्रेडिट क्रिएशन करना कहते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक देवेंद्र? तो पहले आप इसको डन कर लीजिए, बिना सोचे नोट कर लीजिए। भाई नेशनलाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि एक एनबीएफसी है, फाइनेंस कंपनी है, कंपनीज प्राइवेट होती है। सर ये नीचे वाले पॉइंट की हिंदी क्या होगी, तो बैंक आय का मुख्य स्रोत है, ये इन दोनों की फुल फॉर्म है, बस इसके नाम है ये। यानी बैंकिंग संबंधित कानून कौन से हैं, तो ऐसे लिख सकते हो
ये दोनों क्या हैं? बैंकिंग संबंधित कानून। तो बैंकिंग संबंधित जो कानून है हमारे पास वो दो हैं। आरबीआई एक्ट 1934 है और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। तो ये नाम है इसके, ये हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे ही रहेंगे। ये दोनों बैंकिंग संबंधित कानून। ठीक है भाई, पहला डन है। लगभग सभी का कमेंट आ भी रहा है यहां तक। बैंक क्या करते हैं? बाकी जो बैंक नहीं है उनको या तो एनबीएफआई कहते हैं, एनबीएफसी कहते हैं। बैंक इनकम का मेजर सोर्स होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और बैंक को दो कानून की मदद से चलाया जाता है। अब मेरी बात समझ, एग्जाम्पल क्लियर करिए। भाई मैंने कहा ऐसी कोई भी कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन लोन देती है प्रकार, तो मैंने कहा जैसे मुथूट कंपनी है, नाम तो जानना पड़ेगा आपको, मणप्पुरम कंपनी है, डीएचएफएल के नाम से कंपनी है, इंडिया बुल्स होम लोन है, आदित्य बिरला कैपिटल है, रिलायंस कैपिटल। ऐसी कोई भी कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन पैसे का कारोबार करती है वो एनबीएफसी होती है। अब मेरी बात समझना भाई ध्यान से। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि बैंक में पैसा जमा होता है। जब कोई भी पैसा बैंक में जमा होता है तो वो बैंक की एसेट होती है या वो बैंक की लाइबिलिटी होती है? ध्यान से समझना बात को, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखो, जो पैसा किसी को फ्यूचर में मिलना होता है वो उसके लिए एसेट होती है। जो फ्यूचर में हमें किसी को देना होता है वो हमारी लाइबिलिटी यानी हमारा कर्ज होता है। ध्यान से समझना, मैंने आपको उधार दिया। अब इसमें दो बातें समझो। मैंने आपको उधार दिया तो मेरे लिए वो क्या हो गई? मेरे लिए वो एसेट है क्योंकि मुझे फ्यूचर में मिलेगा। आपके लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है क्योंकि आप वो फ्यूचर में देना पड़ेगा, आपके ऊपर वो कर्ज बन चुका। अब मैं आपसे ये कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है या कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है या बैंक वाले कहीं पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन सारे केसेस में आपको क्या लगता है? या बैंक वाले आरबीआई से लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना कि बैंक के लिए क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटी। फॉर बैंक्स ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, बैंक के लिए पहली चीज है डिपॉजिट बाई कस्टमर इन बैंक। बैंक में ग्राहक द्वारा जमा। अगर कोई भी बैंक ग्राहक जो है बैंक में जमा कर, तो इसका क्या अर्थ है? बैंक्स गिवन लोन टू कस्टमर। बैंक द्वारा ग्राहक को लोन देना, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक, बैंकों द्वारा निवेश करना, लोन टेकन बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। अब देखो, कोई भी सवाल आ सकता, मैं हमेशा कहता हूं ना कि जरूरी नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूं वही एग्जाम में आएगा। समझ रहे हो? जो बस आपको उस क्वेश्चन के अंदर जाना पड़ेगा सवाल में। बैंक द्वारा आरबीआई से लोन लेना, ऋण लेना। अब सोचो भाई, इसमें क्या क्या ऐसा है जो मिलने का है और क्या क्या है जो देना होगा। सोचना भाई ध्यान से। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक में जमा करेगा, मैं पहले ऊपर लिख दिया बैंक के हिसाब से सोचिए,
तो बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि बैंक वालों को वो किसी को देना होगा, बैंक वालों के लिए वो देयता, यानी कि वो हिंदी में कहूं तो कर्ज हो जाए, देयता हो, लाइबिलिटी। अगर दिवालिया होगा वो अलग बात है, मैं सारी बातें बताऊंगा, बैंक में पैसा डूबेगा या नहीं वो सब बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो, जो मैंने पढ़ा रहा हूं वो समझो। अगर बैंक वाले किसी को लोन देते हैं ग्राहक को, तो ये उनके लिए एसेट हो जाए, क्योंकि उससे उसको उनका ब्याज भी मिलेगा और उनका लोन का पैसा भी मिलेगा, ये संपत्ति हो। अगर बैंक वाले कहीं पर किसी के पास पैसा देते, निवेश करते हैं, तो ये भी उनकी एसेट यानी संपत्ति होगी। ठीक है। और अगर बैंक वाले आरबीआई से लेते हैं, तो उनको आरबीआई को फ्यूचर में देना होगा, तो ये उनकी लाइबिलिटी, देयता यानी कि कर्ज है। अगर बात समझ में आई हो तो ही लिखिएगा, वरना मना कर दीजिए भाई। मैंने कहा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बैंक किसी को लोन दे रहा है, कोई बैंक में जमा कर रहा है, बैंक कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, किसी काम में लगा रहा है, कि या बैंक आरबीआई से ले रहा है, कुछ भी। तो उस पॉइंट से और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आ जाता है, तो भी आप समझ जाओगे तो क्या एसेट होगी और क्या लाइबिलिटी। इसे एक बार नोट करिए। चलिए भाई, अब इसको भी एक बार लिखिएगा। हमारे देश में कितने बैंक होते हैं, ये भी समझिए। हमारे देश में कितने कितने प्रकार के बैंक होते हैं, इसको समझिए कि यहाँ क्या होता है। मतलब यहाँ में मैंने एसेट और लाइबिलिटी को ध्यान में रखना कि यहाँ क्या होता है, बिल्कुल भाई। अच्छा, इसके बाद एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं स्मॉल बैंक, और एक कैटेगरी से कहते हैं पेमेंट बैंक। देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि हमारे देश में कितने बैंक काम करते हैं। जो मुख्यतः है वो 6 प्रकार के बैंक है। मुख्य तौर पे हमारे देश में कितने प्रकार के बैंक हैं? 6 प्रकार। अगर मैं कहूं बताओ भारत में कितने सरकारी बैंक हैं, अगर नंबर पूछूं, नंबर आप कहोगे 12 हैं। अगर पूछूं कितने प्राइवेट बैंक है भारत में, 21 हैं। कितने विदेशी बैंक है, इनकी संख्या जल्दी जल्दी बदलती है, नंबर कभी नहीं पूछेगा इनका, वैसे 47 या 48 के करीब है। कितने ग्रामीण बैंक हैं जो गांव में होते हैं, वो 43 हैं। कितने स्मॉल बैंक हैं, वो 12 हैं। और कितने पेमेंट बैंक हैं, वो 6 हैं। मेरी बात ध्यान से आदित्य भाई, अभी चेक करना पड़ेगा, ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई। देखो, मैं एक बार फिर कह रहा हूं आप लोगों से, देखो अगर आप बहुत जल्दी के चक्कर में लगे हो ना सारे, तो मैं भाई प्लीज मैं कह रहा हूं आपसे, देखो मुझे जल्दी खत्म करने से कोई नुकसान ही नहीं है, फायदा ही होगा। मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, जल्दी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, मुझे मेरे बैच की कंप्लीट पेमेंट मिल चुकी है, जितनी जल्दी खत्म कर दूं उतना फायदा मेरा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अमूमन स्टूडेंट के साथ आपने देखा होगा कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार में क्वालिफाई कर लेते हैं, या एक बार में इतनी बात समझ लेते हैं कि एग्जाम में कर सकते हैं।
अमूमन कभी एक इंसान यहाँ पढ़ रहा है, फिर दूसरा वहां पढ़ता है, फिर तीसरी बार कहीं पढ़ता है, वो इसी चक्कर में लगा रहे। क्यों? क्योंकि वो एक बार में पूरा काम नहीं कर। तो जितनी जरूरत है आप पूरे ईमानदारी से पढ़िए। जब मैं पढ़ाने को तैयार हूं, आप पढ़ने को तैयार हैं, सिलेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है ना? तो फिर क्या टेंशन है? तो आराम से चलिए, होने दीजिए कोर्स को, जितना होने वाला है। ज्यादा मिल जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा तो कोई फर्क नहीं है भाई, अच्छा रहेगा आपके लिए, भटकना नहीं पड़ेगा बार बार। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपको इकोनॉमिक्स कभी कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी इस बैच को पढ़ने के बाद। आराम से चलिए भाई, जो मैं अपनी स्पीड में आराम से कराऊंगा। और विदेशी बैंकों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए मैं उसको मिस कर दिया, यहां पर नहीं पूछेगा। अब आप कहेंगे सर इतने भी प्रकार के बैंक है, पहले सोचिए जरा, देश में स्मॉल भी हैं, पेमेंट भी हैं, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के हैं। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब पहले इसको नोट कर लीजिए, हमारे देश में कितने हैं। प्रखर उसको छोड़ दीजिए भाई, चलिए। तो हमारे देश में 12 बैंक सरकारी हैं, 21 बैंक प्राइवेट हैं, 43 ग्रामीण बैंक है, गांव में होते हैं ये, लघु बैंक यानी स्मॉल बैंक कहते हैं, और पेमेंट बैंक कहते हैं, 6 हैं। आप लोगों ने टीवी सुना होगा ना, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सारे पेमेंट बैंक कहलाते हैं, ठीक है? चलिए इसको डन करिए। बिल्कुल सब कुछ होगा भाई ललित, एवरीथिंग, जो भी एग्जाम में आ सकता है वो सब कुछ होगा। पहले इसको डन करिए एक बार। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल पड़ेगा, इसी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई गुंजन, इसी से होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो क्या है, सुनना पहले, अभी लिखना नहीं मेरे, ध्यान से सुनना। देखो जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर हमारे देश में 12 बैंक जो है वो सरकारी। बात ध्यान से सुनना। अब इन 12 बैंकों को ध्यान से देखो एक बार, तो इसमें एक बैंक तो एसबीआई का है। अच्छा, एसबीआई है सर इसमें। उसके अलावा कुछ बैंक ऐसे हैं जो पहले सरकारी नहीं थे, उनको क्या करा गया, मैंने आपको बताया है, जब कोई भी प्राइवेट चीज को सरकारी बनाया जाता है उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण कर। सरकारी चीज को बना दिया जाए अगर प्राइवेट से बदलकर, तो क्या हो जाता है, वो राष्ट्रीयकरण करना। तो जब हमारे देश में 19 जुलाई 1969 को, लिखना नहीं, 1969 को, उस समय प्रधानमंत्री कौन था 69 में, इंदिरा गांधी। तब हमारे देश में 14 बैंक थे जिनको क्या करा गया था, प्राइवेट से सरकारी बनाया। और फिर उसके बाद दूसरी बार एक बार फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था, सरकारी बनाया गया था 15 अप्रैल 1980 को। अच्छा, अगर पूछे कि 15 अप्रैल 1980 को जब किया गया था, कितने बैंकों का, 6 बैंकों का। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो वो भी कौन था, इंदिरा गांधी थी। अभी मैं बताऊंगा भाई, दिवित वेट करे थोड़ा सा, ठीक है? बिल्कुल। तो अब आप कहेंगे कि सर ये 14 बैंक हुए और ये 6, 20 तो ये हो गए, और एक एसबीआई तो 21 हो गए, आप बता रहे हो 12 है। अब 21 में से 12 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 नहीं है। 21 में से 12 होने का मतलब 9 नहीं है, अब वो कहां गए? तो 9 बैंकों का क्या हो गया, एक बैंक को दूसरे बैंक से मिला दिया।
अब आपसे ये पूछ लेगा एग्जाम में, कौन से बैंक को दूसरे बैंक से मिला दिया, एक बैंक से विलय कर दिया, दूसरे बैंक को मिला दिया, मर्जर करना कहते हैं इसे। तो अब हमारे पास तीन चीजें आ गई। पहली बात ये आ गई, सर बैंकों को सरकारी कब कब बनाया, किस किसने बनाया, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अब जो 12 बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं, ये होगा। फिर तीसरी चीज, जो 9 बंद हो गए वो कौन कौन से थे और उनको किसके साथ मिलाया गया। जब पहली बार सरकारी बनाया तो उसका कानून कौन सा आया था, दूसरी बार सरकारी बनाया तब कानून कौन सा आया था। जब पहली बार सरकारी बनाया तो उन 14 को ही क्यों बनाया, इस सरकारी किसी को भी बना सकते थे, बहुत बैंक थे देश में। एक रूल रखा गया जिसकी 50 करोड़ पूंजी होगी उसी को सरकारी करेंगे, पहली बार में ये रूल था 50 करोड़ या इससे ज्यादा की पूंजी वाला। दूसरी बार में रूल था 200 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की पूंजी। तो अमूमन देखिएगा बैंकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास क्या, राष्ट्रीयकरण की बात। समझ में आ गई हो तो यस कहना, फिर मैं आपको लिखवाता हूं, समझ में आई हो तो यस कह दो भाई। चलिए, बात समझ में आई है और अब इसको लिखिए, इसको जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है ऐसे आप लिखिएगा ध्यान से। सरकारी बैंक एसबीआई है, जो 1 जुलाई 1955 को बना है और एसबीआई एक्ट 1955 आया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ। पीएम इंदिरा गांधी थी। पूंजी 50 करोड़ या इससे ज्यादा थी। और कानून का नाम तो इंग्लिश में रहेगा बैंकिंग कंपनी कानून 1970। 15 अप्रैल 1980 को 6 करे गए। प्रधानमंत्री तब भी इंदिरा गांधी थी। रूल था 200 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा कैपिटल, और उसके लिए 1980 में कानून आया। ये सवाल एक्चुअली आया था लास्ट एग्जाम में, तो जब इसमें सवाल पूछा गया तो बच्चों को लगा कानून पूछा था, तो लगा 69 में है तो कानून भी 69 में होगा। नहीं मेरे, कोऑपरेटिव बैंक अलग से डिस्कस करेंगे, वो अभी नॉर्मल लिस्ट के बाहर है वो। तो आप याद रखना 69 में बना लेकिन कानून 70 में, या 80 में बना लेकिन कानून 80 में ही आया। ये फर्क है इसके अंदर। कई बार जरूरी है कानून पहले आ जाए और कई बार होता है कानून बाद में आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए मेरे भाई,
पूरी बात समझ में आ गई है कि एक बार में 14 बैंक, दूसरी बार में 6 बैंक हुए, और उसके अलावा एक एसबीआई है जो 1955 में बना। ठीक है भाई, यहां तक। अब देखिए, सवाल है कि कौन कौन सा बैंक जो है अब नहीं है, बंद हो चुका, और कौन कौन सा बचा है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं भाई। कौन कौन से बैंक अब हैं और कौन कौन से बैंक हमारे जो है ऑलरेडी बंद हो चुके। चलिए भाई, डन है भाई यहां तक। जल्दी से कमेंट करिए एक बार, स्पीड में काम कर लीजिए थोड़ा सा, और आगे बढ़िए। अब देखिए, मैंने आपको एक लिस्ट बताई है जिन बैंकों का मर्जर हो चुका है किसी दूसरे बैंक से। राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय हो चुका है। राष्ट्रीयकृत, राष्ट्रीयकरण कृत बैंकों का विलय, नहीं मर्जर हो चुका, विलय हो चुका। यानी कौन सा बैंक किसके साथ मिला दिया गया और कब मिलाया गया। तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था जो, उसको पंजाब नेशनल बैंक में मिलाया गया। 2019 में देना और विजया बैंक नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाए गए। 2020 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया। मतलब कौन सा बैंक किस में मिलाया गया, और 2020 में, यानी अभी 2 साल पहले, करीब 3 साल पहले हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक पुराना है, बाकी सब 2-3 साल पहले हुए। राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय हो चुका है। तो कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हो चुका। सिंडिकेट बैंक इलाहाबाद बैंक कैनरा के साथ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी कहते हैं इसे, पंजाब नेशनल बैंक है, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। एसबीबीजे वाला वो अलग था, वो 2017 में हुआ था। जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर वाला था, वो अलग कहानी है, वो अलग बताऊंगा, उस कहानी को अलग से बताऊंगा। अभी मेरी बात समझ, अभी अन्वेष सब कुछ आएगा, देखो वेट करना पड़ेगा। देखो एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इंपीरियल बैंक भी बताऊंगा, सारे बैंक बताऊंगा, वेट करना पड़ेगा। पहले आप इसको नोट करिए, ये कौन कौन से बैंक किसके साथ मर्ज हो चुके हैं। तो अब बाकी जो बच गए 12 सरकारी बैंक, वो कौन कौन से, जो बच गए 12 सरकारी बैंक एक्चुअली, वो कौन कौन से हैं उसको देखिएगा। तो देश में 12 सरकारी हैं, और उन 12 सरकारियों के एक बार नाम लिख लीजिए कि वो 12 सरकारी कौन कौन से। फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं। ये वो नाम है 2024 के अनुसार, एज 2024, सरकारी या सार्वजनिक बैंक। इन्हें सरकारी बैंक कहते हैं, सार्वजनिक बैंक कहते हैं। और जो 12 की लिस्ट है 2024 के अनुसार, एज 2024। के। तो अब जो बच गए 12 सरकारी हैं, उसमें एसबीआई है, मुंबई में ऑफिस है। बैंक ऑफ इंडिया है, उसका भी मुंबई में ऑफिस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली में है। पंजाब एंड सिंध बैंक का दिल्ली में है। इंडियन बैंक का चेन्नई में है। इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में है। यूको बैंक का कोलकाता में ऑफिस है। कैनरा बैंक का बेंगलुरु में है। इसको टाइम दीजिएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए दिवित एवरीवन। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए पहले कौन सा किसके साथ मर्ज हुआ, और उसके बाद कौन कौन से रिमेनिंग बच गए अभी।
बिल्कुल बिल्कुल। जो एम्प्लॉयमेंट वर्क कराती है उनका कहाँ होता है, जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो एम्प्लॉय क्योंकि सरकारी होते हैं, उनको किसी और ब्रांच में किसी भी बैंक में उनको शिफ्ट कर देते ना, एक डिपार्टमेंट से निकालकर दूसरे डिपार्टमेंट में कर देते हैं, मतलब इस बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में, या उनको वीआरएस दे देते हैं। वीआरएस मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, यानी आप रिटायरमेंट ले लीजिए, जो भी आपके हिस्से का पैसा बनेगा वो दे देगी बैंक। तो अभी क्या हुआ था एसबीआई के केस में, वीआरएस ले लो या फिर वो आपको जहां भी शिफ्ट करेंगे, जहां भी ट्रांसफर करेंगे वहां ट्रांसफर हो, क्योंकि एग्जैक्टली उस बैंक की ब्रांचेज जितनी भी होंगी वो बंद हो जाएंगी, कहीं कहीं पर उनकी जरूरत पड़ेगी, कहीं वो नहीं पड़ेगी उनकी। चलिए भाई, ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बैंक कहते हैं। चलिए एक आखिरी बात और करिए आज के लिए अभी, कि सर जो सरकारी बैंक है 12 उनकी लिस्ट बनाइए, 12 सरकारी बैंकों की लिस्ट बनाइए। तो वो हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, सारे इंडिया है। और देखो इसको लॉजिकली अगर ध्यान से देखो, सर जिस जिसके नाम में लास्ट में इंडिया आ रहा है, जिसके नाम में इंडिया आ रहा है देखो उसका ऑफिस मुंबई में है, जिसके नाम में पंजाब आ रहा है उसका दिल्ली में है, जिसके नाम में इंडियन आ रहा है उसका चेन्नई में है, इसमें बड़ौदा आया तो बड़ौदा में है, इसमें महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के पुणे में है। अगर आप लॉजिकली समझो बात को, सिर्फ 2 या 3 याद करने से आपको सारे याद हो जाएंगे। जहां इंडिया हो वहां मुंबई, पंजाब के पास दिल्ली, इंडियन के लिए चेन्नई, शहर या राज्य का नाम आए तो वही शहर या राज्य में ढूंढो। उसके अलावा आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। मुंबई में मीन्स मतलब मुंबई में हेड ऑफिस, मुंबई में क्या है इसका हेड ऑफिस, ये बैंक का नाम है और ये उसका हेड ऑफिस है, ये उसका हेड ऑफिस मुंबई में है। 2024 के अकॉर्डिंग। राम राम भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपको समझ में आ गई ये बात एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। अवेलेबल है, सारे नोट्स आपको देते रहते हैं, वो सारे के सारे नोट्स आपको मिलते रहते। चलिए।
हाँ भाई सुबह। चलिए भाई, अब आगे बढ़े भाई अगले पॉइंट की तरफ। एक आखिरी बात और समझिएगा, एक लास्ट बात कि सर एसबीआई के बारे में हम बात और समझ लेते हैं थोड़ी सी, एसबीआई के बारे में। तो आज हमारे सरकारी बैंक पूरे हो जाएंगे, हम सिर्फ एसबीआई की बात करेंगे अब। देखो भाई ध्यान से समझ, अब हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, अगर मैं उन सारे बैंकों की बात करूं आपसे, मैंने आपसे कहा कि 12 बैंक सरकारी, लेकिन इन 12 बैंकों में सबकी डिटेल आपको नहीं करनी है, सिर्फ एक की डिटेल आपको करनी, और वो एसबीआई। पहले मेरी बात समझना, फिर मैं लिखवा दूंगा, नोट्स भी दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अगर मैं कहूं कि देखो एसबीआई बैंक जो बना है ना, एसबीआई बैंक के बनने से पहले ध्यान रखना, तो एक बैंक खुला था 1921 में, उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। बात समझ लो, एक बैंक बना जिसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। वडोदरा गुजरात में है, वडोदरा जिसे बड़ौदा कहते थे। ये जो इंपीरियल बैंक है ये 1955 तक चला है, 21 से 55 तक, और बाद में इसी 1955 में इसका नाम बदल कर एसबीआई कर दिया। और एसबीआई जो है वो जहां आरबीआई नहीं होगा उसका एजेंट हो जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आरबीआई ऑफिस में कोई काम है, आरबीआई है नहीं उस शहर में, तो फिर एसबीआई में होगा। तो एसबीआई बना है 1955 में, और क्योंकि इसके एंड में मुंबई इंडिया आता है तो इसका ऑफिस मुंबई में है। चेयरमैन कौन है बताऊंगा। और क्योंकि ये सरकारी है तो पूछेगा सरकार का हिस्सा कितना है। एक कमेटी ने कहा था कि इस वाले बैंक को बंद कर दो और नया बना लो, इसकी जगह उसको चेंज कर दो और उसको सरकारी बनाकर एसबीआई बना दो। अब देखो बैंक के नाम के नीचे ना, आपने देखा होगा कई बार टैगलाइन होती है। क्या होता है बैंक के नाम के नीचे? टैगलाइन होती है, हर चीज की एक टैगलाइन होती है। कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो जैसे आप टैगलाइन पढ़ोगे कि एसबीआई के नीचे लिखा होता है हर भारतीय का बैंक, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, सिर्फ बैंक और कुछ नहीं, या विद यू ऑल द वे, हर कदम आपके साथ। इस तरह की ना कई सारी टैगलाइन चलती है, समय समय पर बदलती रहती है ये। तो एसबीआई की टैगलाइन क्या है? और आप जानते हैं एसबीआई सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डर एसबीआई के हैं, सबसे ज्यादा ब्रांचेस देश के अंदर एसबीआई की है, सबसे ज्यादा ब्रांचें विदेशों में जो होंगी भारत के किसी बैंक में तो वो एसबीआई की होंगी। विदेश वर्ल्ड के टॉप 50 बैंकों में शामिल एकमात्र भारतीय एसबीआई होगा। तो इंपीरियल बैंक का हेडक्वार्टर जो था वो मुंबई में था, और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। हो जाएगा सुबोध लगभग लगभग, ठीक है। वैसे उसमें स्पेशल कवर करता है वो, टीसीएस का अगर कोई बैच हो ना तो वो क्या कहते हैं, स्पेशल बैच कवर करता है। बस एक आखिरी स्लाइड नोट कर लीजिए आज के लिए, बस और कुछ नहीं। आज के लिए आखिरी लाइन नोट कर लीजिए भाई, लास्ट नोट कर लीजिए साथ में। तो बस इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना हो। तो 1 जुलाई 1955 को बना है, एडी गोरेवाला कमेटी ने कहा था। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था नाम, हेड ऑफिस मुंबई में है। दिनेश कुमार खरा चेयरमैन है। 57.57% सरकार का पैसा है इसमें। इसकी कुछ टैगलाइन थी जो इंग्लिश में रहेंगी, बैंकर टू एवरी इंडियन, विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ऐसा बोला जाता है। और वर्ल्ड के टॉप 50 में एकमात्र भारतीय। शामिल होगा जो एकमात्र। चलिए भाई, आज की क्लास में इतना रखते, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।